दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हार्बर। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो ये समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जापान में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। जिसके बाद उस समय का मिशन था कि अपने प्लेन को भेजकर जापानीज पनडुब्बी को ढूंढकर उन्हें खत्म करे। और इसीलिए आज एक यूएस प्लेन अपने मिशन पर जा रहा है। लेकिन प्लेन के अंदर बैठे 3 लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि पायलट हेराल को पता चलता है कि उनके प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। इसलिए वो अपने पीछे बैठे बॉम्बेडियर टोनी से पूछता है कि क्या हमें सारे हथियारों को नीचे फेंक देना चाहिए, जिससे ये प्लेन का थोड़ा वजन कम हो जाए। तो वो उसके फैसले में हामी भरता है और इसीलिए वो कुछ बॉम्ब को बिना ऑन करे ही उन्हें नीचे फेंक भी थे। इसके बाद वो अपने पीछे बैठे जेन नाम के रेडियो ऑपरेटर से पूछते हैं कि क्या किसी से कनेक्शन हुआ, लेकिन वो बताता है कि लड़ाई में हमारा एंटीना खराब हो गया, जिस वजह से किसी से भी संपर्क कर पाना मुश्किल है। हालांकि वो कोडिंग के जरिए भी मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन तरीका भी काम नहीं आता। इसलिए हेराल्ड अब उन्हें कह देता है कि हमें कुछ न कुछ फैसला करना ही होगा, और इसीलिए वो फैसला करते ही हमें समुद्र में ही अपना प्लेन लैंड कराना होगा। उसके बाद हमें अमेरिकन फोर्स बचाने जरूर आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं वो असल में पैसिफिक ओशन, जिसकी लंबाई और गहराई का अंदाजा आज तक किसी को नहीं लगा। लेकिन तीनों ने फैसला कर लिया है, क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है और दोनों ही इंजन बंद हो चुके हैं। इसलिए अगले ही पल इनका प्लेन पानी में लैंड हो जाता है। अब यहाँ हेराल्ड तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दोनों साथी अभी भी प्लेन में ही फंसे हुए थे। यहाँ हेराल्ड ऊपर आ जाता है, पर वह प्लेन जितनी तेजी से नीचे जा रहा था, दोनों की धड़कनें उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन कभी उनकी बेल्ट खुल और इतने वो तीनों ऊपर आ जाते हैं। हुफल दोस्तों, हेराल्ड ने प्लेन से निकाले हुई लाइफ बोट को खोल लिया था और फिर वो तीनों उस रात उसी बोट में गुजारते। जब अगली सुबह होती है तो इनके सामने होता है आता समुद्र, दूर दूर तक कोई नहीं था। बस थे तो ये 3 लोग, लेकिन अब आगे जाकर कुछ ऐसे सर्वाइवल चीजें आएंगे जो शायद आपने किसी और कहानी में नहीं देखी होगी। क्या ये लोग सच में इस समुद्र में खुद को जीवित रख पाएंगे, ये सब हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब पहले दिन की शुरुआत होती है और ये तीनों एक साथ ही बोट में जैसे तैसे खुद को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इनके पास अब ना तो पीने का पानी है और ना ही खाने को खाना। ऐसे में जिस जगह पर खुद को जिंदा रख पाना आसान तो नहीं है। पर टोनी कहता है कि क्या पता कुछ ही देर में हमारे साथ ही हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर है। लेकिन यहाँ हेराल्ड को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद टोनी की ये बात सच हो जाती है। इफ प्लेन इन्हीं दिखाई देता है तो हेराल्ड कहता है कि फौरन हमें अपना पैराशूट को खोलना होगा, तभी वो हमें देख पाएंगे। लेकिन जेन बताता है कि हमारे पास कोई पैराशूट है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही प्लेन के साथ नीचे डूब चुका है। इसलिए वो अपनी जैकेट उतारकर हवा में फैलाने लगते हैं। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी बोट बहुत ही छोटी है। अगर इनके पास फ्लेयर होती तो शायद वो इसके साथ इन्हें देख पाती, पर आज ये पूरी तरह से खाली है। जितना भी सामान इनके पास था सब कुछ प्लेन के साथ समुद्र की गहराई में जा चुका है, और उसमें इनके खाने पीने का भी सामान था। साथ में कई सारे सेफ्टी टूल भी थे। यहाँ हेराल्ड सभी तो कहता है कि वो लोग हमें ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका है कि हम लोग जिंदा नहीं रहे, इसलिए वो दोबारा अब नहीं आने वाले। और अब वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए वो अपने जूनियर से कहता है कि हमें अपने सामानों को कम करना होगा, क्योंकि इस बोट में जगह बहुत कम है। इसलिए वो लोग अपने शूज को उतार देते हैं और पानी में फेंक देते हैं। लेकिन हेराल्ड ऐसा नहीं करता। जब इसके पीछे की वजह वो दोनों से पूछते हैं तो वो बताता है कि अगर हमें कोई आइलैंड मिल गया तो हमें उस जमीन पर जूतों के साथ चलना होगा, ताकि वो मदद ला सके। इसलिए मैंने ऐसा किया। अब उन्हें ये बात सही नहीं लगती, ऐसा उनकी शक्ल से साफ पता चल रहा था। अब आज का दिन जैसी तरह से निकल जाता है, पर असली परीक्षा तो रात में होगी, क्योंकि ऐसे घने अंधेरे में खुद को समुद्र के बीचों बीच अकेले जिंदा रख पाना आसान तो नहीं होगा। इन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तभी हेराल्ड उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पानी पीना है। अब वो दोनों हैरानी से उसकी ओर देखते हैं कि इसके पास पानी कहाँ से है। तो दरअसल वो अपने शूज में अपने यूरिन को बाहर निकाल कर पी रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ये वेस्ट किया तो वो प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब सुबह होती है और हेराल्ड उन्हें सच बता देता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, और ऐसे इन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए वो सब करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। हेराल्ड एक शानदार पायलट है, इसलिए उसे डायरेक्शन के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 900 मील हवाई आइलैंड दूर है और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है, जिसकी दूरी है 3000 मील। इसलिए हमें हवाई की ओर जाना होगा और वहां पहुंचने के लिए हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो टोनी कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसे 1 हफ्ते में हम लोग तो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। पर जेन उन्हें समझाता है कि हम लोग पानी में और यहाँ मछलियाँ हैं जिसे पकड़कर खुद की भूख हम मिटा सकते हैं। इसलिए वो अपने पास जितने भी सामान होते हैं उन्हें इकट्ठा करके और फिर उनसे एक क्रैब बनाते हैं
उसे पानी में फेंक देते। कुछ ही समय के बाद उनके ट्रैप में एक मछली फंस जाती है, लेकिन जब वो उसे ऊपर खींचते हैं तो उसमें लगा हुआ ट्रैप भी गायब हो जाता है। पर इन्हें याद रखना चाहिए कि ये किसी नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि पैसिफिक ओशन के ऊपर है, जहाँ कुछ ऐसे जीव घूम रहे हैं जिनकी भूख इंसानों को खाकर भी खत्म नहीं होती। इन सब चीज़ों के साथ इनका सामना झुलसा देने वाली गर्मी से भी होता है। इस गर्मी से बचने के लिए जेन पानी में कूद जाता है ताकि वो खुद को ठंडा रख सके, लेकिन उसकी इस हरकत से हेराल्ड खुश नहीं होता और उसे कहता है कि पानी न शार्क है जो तुम्हें खा सकती है, इसलिए फौरन वहाँ से बाहर निकलो। वो लौट आता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके समय बीतना शुरू हो गया था और इतनी मुशक्कत करने के बाद भी इनके हाथ एक भी मछली नहीं आती, ना ही इनके पास अब पानी है। इनकी हालत अब पहले से और खराब होती जा रही है, जो कि आप तीनों के चेहरे से साफ पता लगा भी सकते। अब यहाँ टोनी को समुद्र का पानी देखकर लालच आने लगता है, उसे उसको पीने का मन करने लगता है, पर वो अपना पूरा मन बना भी लेता है। लेकिन हेराल्ड उसे समझाता है कि ये पानी नमकीन है, ये तुम्हारे शरीर को अंदर से खत्म कर देगा। पर यहाँ टोनी की भी क्या गलती है, ये हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं, उसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करा तो करा क्या जाए। यहाँ हेराल्ड उसे कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उस सबमरीन के ऊपर से जहाज स्कूल आया था और फिर हम रास्ता भी भूल गए, इसकी वजह से फ्यूल खत्म हो गया। पर जेन कहता है कि इसने हमारी कोई गलती नहीं है, रेडियो कंट्रोल ने हमारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ पर फंस चुके हैं। उनकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ऐसे जला में ऐसी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है तो इन्हें यहाँ पर जिंदा रखेगी। इसी बीच हेराल्ड को याद आता है कि उसके पास एक पेंसिल है जिसकी मदद से वो एक चार्ट बना सकते, जिससे कि इन्हें आइडिया हो जाएगा कि इस समय पर ये कहाँ पर है। लेकिन उसके पास कोई पेपर नहीं है और इसीलिए वो उस बोर्ड पर ही मैप बनाता है और अपने उस साथ लाए बैग में से एक कंपास को बाहर निकालता है। उसे ये पता चलता है कि ये समय हवाई से 700 मील दूरी पर है, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए हवा के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी ये जल्दी वहां तक पहुंच सकेंगे, जिसके लिए इन्हें एक लंगर बनाना होगा, जिसकी तैयारी में ये तीनों लग जाते हैं और इन्हें एक आइडिया आता है। वो अपनी लाइफ जैकेट को फाड़ कर उसे एक लंगर बना लेते हैं और फिर उसे पानी में डाल देते हैं, जिसके बाद जैसे उसका संपर्क हवा और पानी से होता है, वो अपने आप ही इनकी बोट को आगे की ओर अकेलना शुरू कर देता है। लेकिन ये चीज़ तभी तक कारगर है जब तक किसी शार्क की नज़र इनके लंगर पर ना पड़े। जैसे ही शार्क में देखा तो वो लंगर बेकार हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा, जो हर एक आम आदमी करता है, यानी कि गॉड से प्ले करना, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बाकी अब ऊपर वाले के हाथ में है, तीनों हाथ जोड़ लेते हैं और अपनी सलामती की दुआ मानते हैं। लेकिन टोनी कहता है कि गॉड हमें पानी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बारिश करवा दीजिए। और इसके बाद बस सभी इसी उम्मीद में बैठ जाते हैं कि इनकी प्ले को ऊपर वाला सुन लेगा। लेकिन हेराल्ड एक सीनियर पायलट है, इसलिए वो अच्छे से समझता है कि माहौल को अगर अच्छा रखा जाएगा तो उनके लिए समय गुजारना आसान होगा, और इसीलिए वो वहाँ पर हंसी मजाक करना शुरू कर देता है और अपने रिक्रूटमेंट के दिनों की यादों को उनके साथ शेयर करने लगता है, जिससे एक अच्छा माहौल बन जाता है। कुछ समय के बाद फिर से अंधेरा हो जाता है और इसी में टोनी को एक बुरा सपना भी आता है, पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके चेहरे पर उसकी दुआओं का असर दिखना शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बारिश होने लग गई थी। तीनों ये देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनके लिए पानी किसी अमृत से कम नहीं है और ये किसी अनमोल समय जैसा वक्त है जिसे ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तीनों ही बारिश को खूब एंजॉय करते हैं और पानी भी पी लेते हैं। अब हर अंधेरे के बाद उजाला भी आता है, जो इनके लिए मुसीबत बनकर आता है, क्योंकि जेन बहुत ही दिनों से कोशिश कर रहा है कि कोई मछली को पकड़ सके, क्योंकि सिर्फ पानी से प्यास बुझ सकती है, भूख नहीं, और इसीलिए वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है मछली पकड़ने में। पर हेराल्ड कहता है कि तुम अपना समय बर्बाद करो, क्योंकि तुमसे ये तो होने वाला नहीं है। तो जेन जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और हमारे अमेरिका में जो काम असंभव होता है हम उसे ही संभव कर देते हैं। यह कहकर वो अपने जेब से चाकू निकाल लेता है और उसे देखकर हेराल्ड फौरन चाकू को अंदर रखने को कहता है, क्योंकि अगर उस चाकू से हल्की सी खरोच उनकी बोट पर लग गई तो वो लोग अपनी बोट को खो देंगे। लेकिन वो नहीं सुनता और पानी में उसको मारने लगता है। तभी वो जाकर किसी चीज़ में अटक जाता है। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि ये बोट भी हो सकती है। अब हेराल्ड तुरंत उसके पास आता है और उसे चाकू वहीं लगे रहने को बोलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जेन को पता चलता है कि यह असल में शार्क का बच्चा है और आज उनकी लॉटरी लग गई है, जिससे वो अब खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे बीच से काटते हैं। दोस्तों, यहाँ तकरीबन 13 दिनों बाद आज इन्हें खाना मिला है और वो उस शार्क के बच्चे को बच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और इनके अंदर एक हौसला भी बढ़ता है।
खाने के बाद बहरहाल बताता है कि जब मैं यहाँ से घर वापस जाऊँगा तो मेरी वाइफ मुझे बहुत डांटेगी क्योंकि मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन मिस कर दिया। तो वहीं जेन कहता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार ज़रूर करता हूँ और इससे जल्दी शादी करने वाला हूँ। पर टोनी इन सभी के बीच में कुछ नहीं बोलता क्योंकि उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। अब जेन उसे मायूस देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम घर जाना तो मेरी बहन को डेट कर लेना, तुम एक अच्छी इंसान हो और उसे किसी अच्छे लड़की की तलाश है। ये तीनों बात कर हुए होते हैं कि तभी इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है और ये खतरे की घंटी थी क्योंकि इनकी बोर्ड के नीचे शार्क आ चुकी थी। उसे मरे हुए शार्क के खून को स्मेल कर लिया था। ये तीनों चौकन्ना हो जाते हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं करती और कुछ ही समय बाद वहाँ से चुपचाप चली जाती है। शायद आज इनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। और यही बात हेराल्ड उन्हें बताता कि ये पैसिफिक ओशन में यहाँ पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े समुद्री जीव पाए जाते हैं जिनसे हमें बच कर रहना है। अब धीरे धीरे करके फिर से एक बार समय बीतना शुरू हो जाता है, जिसके साथ इनकी फिर से बड़ी हालत हो जाती है जो कुछ दिनों पहले थी, क्योंकि इनके पास एक बार फिर खाना खत्म हो चुका था और अब ये किसी भी मछली को पकड़ने के लिए थोड़ा सोचेंगे क्योंकि ऐसा करने में वो शायद फिर से दोबारा इनके पास आ सकती है। तभी जेन वो कुछ दिखाई देता है, शायद वो कोई आइलैंड हो सकता है, लेकिन जब टोनी देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ये लोग पिछले एक हफ्ते से भूखे प्यासे हैं तो आपको ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। अब ये तीनों पिछले एक हफ्ते से भूखे प्यासे हैं और इन्हें ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं। अब यहाँ पर जेन अपना आपा खोना शुरू कर देता है। वो टोनी से उसकी बंदूक मांगता है, पर वो क्यों मांग रहा है ये टोनी को पता नहीं है। शायद वो खुद को मारना चाहता हो, लेकिन वो उसे इतना ज़रूर कहता है कि चुप रहना। जिसके बाद वो हेराल्ड के साइड में बैठे एक पंछी को देखता है और वो उसी बंदूक से उसे शूट कर देता है। वो चिड़िया दूर जाते हुए गिरती है, वली यहाँ उसका खून हेराल्ड के मुंह पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी आँख खुल जाती है। वो फौरन जाकर उस चिड़िया को पानी से लाने लगता है, लेकिन इतनी देर में इन दोनों की नज़र दूर से आ रही एक शार्क पर पड़ती है तो हेराल्ड को और तेजी से ऊपर आने को कहते हैं। समय रहते ये कैसी रिगर पे ऊपर चढ़ जाता है और वो शार्क इनके राफ्ट के नीचे से गुजर जाती है और ये दूसरी बार था जब इनकी जान बची थी। अब 15 दिनों के बाद एक बार फिर इनके हाथ में कुछ खाने को लगा था। ये अपना पेट भरते हैं, पर यहाँ तीनों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गया था। इतने दिन पानी में ऐसे रहकर ये बात टोनी जानता था कि ऐसी हालत में खुद को काबू रख पाना आसान नहीं है, इसलिए वो उस बंदूक की बची हुई सारी गोलियों को पानी में फेंक देता ताकि कोई किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और ना ही खुद को। लिविन जब हेराल्ड सोकर उठता है तो देखता है कि दोनों में से कोई भी अपनी ड्यूटी पर नहीं है जो उन्हें दी गई थी और कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं करे। तो वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा देखने वाला कोई नहीं है और हमें एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, पर अब हमें यहाँ कोई आइलैंड भी नहीं दिख रहा है। तुमने जो वो मैप बनाया था वो सही था या फिर गलत था। तो हैरानी करता है कि मेरे दिमाग में उसकी एक प्रैक्टिकल इमेज थी, यानी कि दोस्तों वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था। असल में वो लोग कहाँ पर हैं। अब ये सुनकर उसके दोनों साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हेराल्ड से कह देते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने हमारे प्लेन को आउट ऑफ रेंज लेकर चले गए, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल खत्म हो गया और हम यहाँ पर पानी में लैंड कर गए। हेराल्ड जानता है कि ये गलती उसकी है, इसलिए वो अपनी गलती मान लेता है और सच कह देता है कि उसकी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी और जब वो उठा तो बहुत दूर आ चुका था। वहाँ से वापस रेन जाने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं था और वो उन दोनों से रोते हुए माफ़ी मांगता है। अब जो कुछ भी हुआ उन्हें भूल कर आगे बढ़ना होगा। अब जेन उस मैप को देखता है जो हेराल्ड ने उस लाइफ जैकेट पर बनाया था, जिससे वो हेराल्ड को देता है और कहता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ हेराल्ड को एक आइडिया आता है। वो अपने शूज़ को फाड़ देता है और फिर उसके सोल को एक चप्पू की तरह इस्तेमाल करता है और फिर वो लोग अपनी बोट को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हेराल्ड सभी से वादा करता है कि जैसे ही वो घर पहुँचेगा वो सभी को एक 5 स्टार होटल में पार्टी देगा। पर यहाँ अभी भी ये सफ़र लंबा था क्योंकि एक चप्पू की मदद से समुंदर को पार नहीं किया जा सकता। इन्हें यहाँ पूरे 30 दिन बीत चुके हैं, पर अब ये जिंदा लाश की तरह बन चुके हैं। इन्हें अब कुछ भूलने में भी तकलीफ हो रही है और वो इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं जो इनके शरीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन न जाने अभी कितनी दिन इन्हें यहाँ पर गुजारना है और पता नहीं ये सच में घर पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। उसी रात एक बार फिर से ऊपर वाला इनके ऊपर मेहरबान होता है और बारिश हो जाती है, जिससे इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है जिसमें इनकी राफ्ट भी पलट जाती है। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि टोनी को तैरना नहीं आता, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो राफ्ट के दूसरे साइड आ चुका था, जिसके बाद तीनों ही जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं और अगली सुबह इनके लिए यहाँ पर 32वीं सुबह होती है। ये पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। इतनी दिनों में जितनी भी चीज़ें इन्होंने बनाई थी, इकट्ठा करी थी बोट पर, वो सब तूफान में बह चुकी है, जिसमें वो मैप भी था।
उधर जेन को टोनी की बहन के विजन आना शुरू हो जाते हैं। जब वो इस बारे में टोनी को बताता है तो वो कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बनोगे। लेकिन यहाँ हेराल्ड उन दोनों की बातें सुनकर उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब इतना बढ़ जाएगा, मैं ऊपर जाकर गॉड को क्या जवाब दूंगा। तभी टोनी उठकर बैठ जाता है और कहता है कि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अब हार हम नहीं मान सकते। इसलिए वो अपने हाथ को चप्पू की तरह इस्तेमाल करने लगता है और उसे देखकर वो दोनों के अंदर भी एक जोश आता है और वो भी उसके साथ देने लगते हैं। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीतने लगते हैं और इनके पास अब इतनी ताकत नहीं बचती कि ये बैठ भी सके। जेन तो पूरी तरह से मर ही चुका था। उधर हेराल्ड ने समुंदर का पानी पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्यासे मरने से अच्छा है कि वो पानी पी कर ही मर जाए। इन्हें अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी कि ये बच पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच टोनी कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तो सभी को ये एक विजन लगता है, पहले तो सभी को ये एक वहम लगता है, लेकिन जब तीनों उस चीज़ को देखते हैं तो ये सच में एक आइलैंड था, जिसे देखकर इनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो जाती है। वो तीनों ये नज़ारा देखकर रोने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और गॉड को उन्हें अभी तक जिंदा रखने के लिए शुक्रिया कहते हैं। अभी अपने हाथों का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब ये आइलैंड पर अपना पहला कदम रखते हैं तो ये एक सुकून सा महसूस करते हैं। समुद्र में पूरे 34 दिन बिताने के बाद, जो कि इन्हें समुद्र में 34 दिन बिताने के बाद मिला था। शायद टोनी की होप थी जो इन्हें यहाँ तक ले आई, वरना हेराल्ड ने तो कब का हार मान लिया था। तो देखते हैं कि दूर एक झोपड़ी है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं और कुछ इस तरह से ये लोग जिंदा बच पाते हैं। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि इन्होंने पूरा 1 महीना उस समुद्र में गुजार दिया, फिर 20 फरवरी 1942 को जिंदा बच गए। इनकी बहादुरी के लिए सभी को ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया था। 1946 में जेन ने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी भी कर ली और हेराल्ड ने अपने वादे के मुताबिक इन दोनों को एक बड़े से होटल में पार्टी भी दी। इसके बाद हम इनके कुछ असली तस्वीरों को भी देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितनी भी मुश्किलें आए कभी भी हार मत मानिए। क्या पता अगली सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ जाए। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा।